शेन झाओझाओ के चेहरे पर ऐसा भाव था कि मुझे पता था। ऐसा लग रहा था कि सभी लड़के एक जैसे थे, सभी को ऐसी लड़कियां पसंद थीं जो सुंदर और स्मार्ट दोनों हों। बहुत उथला शेन झाओझाओ ने मुंह बनाते हुए आलोचना की। तुम्हारी क्या बात है? तुम्हें कैसा लड़का पसंद है? शेंग चुई ने सहजता से पूछा। मैं। शेन झाओझाओ ने रुककर जल्दी से हंसते हुए कहा, संयोग से मुझे भी वे लोग पसंद हैं जो अच्छे दिखने वाले और स्मार्ट हों। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, ओह ठीक है, और उन्हें मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। ठीक है, उसने स्वीकार किया, वह भी उथली भीड़ का हिस्सा थी। मैं उथला हूँ, मैं खुश हूँ। शेंग चुई के होंठ अनजाने में मुड़ गए, लेकिन उसने जल्दी से अपनी अभिव्यक्ति को सपाट कर दिया और कहा, आप बहुत बुद्धिमान नहीं हैं, आपको निश्चित रूप से इसे संतुलित करने के लिए किसी बुद्धिमान व्यक्ति को ढूंढना चाहिए। शेन झाओझाओ ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम सुंदर और स्मार्ट हो, तुम दूसरों पर स्वतंत्र रूप से हमला कर सकते हो। वह कहाँ मूर्ख थी, बस उसकी चतुराई जाहिर नहीं हो रही थी। हुम्फ। शेंग चुई ने असहजता से अपना गला साफ किया और उससे कहा, क्या तुम चढ़ नहीं रही हो? अगर तुम जल्दी नहीं करोगी तो मैं जा रहा हूँ और तुम पैदल घर जा सकती हो। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, धीरे करो, मेरा इंतजार करो। शेन झाओझाओ तेजी से उनके पास पहुंचा और अपनी बाइक की पिछली सीट पर बैठ गया। शेन झाओझाओ आज सुबह देर तक सोती रही, देर होने के कारण जल्दी में थी और अपनी बाइक लेने के लिए गैराज जाने में भी बहुत आलसी थी, इसलिए वह शेंग चुई के साथ स्कूल चली गई। क्या तुम थोड़ी और अधिक महिला जैसी नहीं हो सकती? शेंग चुई ने उसकी बोल्ट बैठने की मुद्रा को देखा, उसकी भौहें अनायास ही सिकुड़ गईं क्योंकि वह टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोक सका। औरतों जैसा व्यवहार करो। मैं नहीं कर सकती। शेन झाओझाओ ने नज़ाकत से आंखें घुमाईं और कहा, और हाँ, तुम्हारे सामने औरतों जैसा व्यवहार करना। मैं बीमार नहीं हूं और हाँ, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने की कोशिश भी नहीं कर रही, तुम्हें इसकी क्या परवाह कि मैं औरतों जैसी हूं या नहीं? शेंग चुई का चेहरा काला पड़ गया। अपनी दाढ़ें पीसते हुए और गंभीर भाव से उसने कहा, तुम सही कह रहे हो, मुझे इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। शेन झाओझाओ को लगा कि हाल ही में उनका मूड कुछ ज्यादा ही अनिश्चित हो गया है। उसने सुना था कि जब लड़कियां एक खास उम्र की हो जाती हैं तो उनके पीरियड शुरू हो जाते हैं, जिस दौरान उनका मूड अच्छा नहीं रहता। क्या लड़कों को भी ऐसा ही कुछ महसूस होता है? बाइक स्कूल के गेट के प्लेन ट्री एवेन्यू से गुजरी। इस मौसम में गहरे और हल्के पीले रंग में रंगे हुए हवाई जहाज के पत्ते शाखाओं से गिर रहे थे। पहिए उन पर घूम रहे थे, जिससे एक हल्की, तीखी और धीमी आवाज निकल रही थी। रुको, रुको, रुको! शेन झाओझाओ अचानक जोर से चिल्लाया। क्या हुआ? शेंग चुई ने अचानक ब्रेक लगाया, एक पैर से बाइक को सहारा दिया और उसकी ओर देखने के लिए मुड़ा। शेन झाओझाओ ने सड़क किनारे इशारा करते हुए कहा, देखो, वहाँ एक विक्रेता बर्फ के मीठे पकौड़े बेच रहा है, कुछ चाहिए? ये मेरी दावत है। जी नहीं, धन्यवाद, शेंग चुई ने मना कर दिया। उसे स्ट्रीट फूड में कोई रुचि नहीं थी। ठीक है, अगर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो मैं खुद ही खा लूंगा। शेन झाओझाओ बाइक से उतर गई, लेकिन जाने के बजाय वह वहीं रुकी रही और शेंग चुई को उम्मीद भरी नजरों से देखने लगी। यह क्या है? शेंग चुई ने पूछा। अच्छा, मुझे अभी याद आया, इस महीने का मेरा भत्ता खत्म हो गया है। तो? शेन झाओझाओ ने उसे आप जानते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ वाली नज़र से देखा। तो क्या उसने उसके पैसे से उसका इलाज कराने की योजना बनाई? शेंग चुई ने कहा, अगर मुझे सही से याद है तो अभी महीने का केवल एक सप्ताह ही बीता है। शेन झाओझाओ ने अपने होंठ भींचे, ऐसा इसलिए है क्योंकि स्कूल शुरू होने के बाद से मुझे बहुत सारी चीज़ें खरीदनी पड़ीं। शेंग चुई के पास अपनी जेब से बटुआ निकालकर उसे देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। धन्यवाद। शेन झाओझाओ ने बटुआ पकड़ा और तेजी से भाग गया। कुछ ही देर में वह हाथ में बर्फ से बनी मीठी पकौड़ियों का कटोरा लेकर लौट आए। शेन झाओझाओ बॉक्स खोलने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। गोल बर्फ के मीठे पकौड़ों के ऊपर विभिन्न फल और मेवे थे, जिन पर ब्राउन शुगर का बर्फ का टुकड़ा छिड़का हुआ था, जिससे वे बहुत स्वादिष्ट लग रहे थे। शेन झाओझाओ ने अपने चम्मच से एक प्यारा गोल पकौड़ा उठाया और शेंग चुई के होठों के पास लाते हुए कहा, आह, इसे चखो, ये वास्तव में स्वादिष्ट है। मैं इसे नहीं खाऊंगा, जरा चख कर देखो, ये वाकई बहुत स्वादिष्ट है। चीनी लोगों से झूठ नहीं बोलते, चखते ही पता चल जाएगा। शेन झाओझाओ ने चम्मच फिर आगे बढ़ाया, उसकी आंखें उम्मीद से भरी हुई थीं और वह उसकी ओर देख रही थी। शेंग चुई ने उसकी ओर देखा, फिर उसके हाथ में रखे बर्फीले मीठे पकौड़ों की ओर देखा, अपनी भौहों को थोड़ा सा सिकोड़ा और फिर उसके हाथ से पकौड़े चखने के लिए अपना सिर नीचे किया। कैसा है? बहुत स्वादिष्ट है ना? शेन झाओझाओ की आंखें ऐसे चमक उठी मानो उनमें तारे गिर पड़े हों। शेंग चुई की नज़रें हल्की सी झपक गईं और उसने स्पष्ट रूप से सिर हिलाया। वह मीठे पकौड़ों का स्वाद नहीं बता सका, बस इतना बता सका कि उसकी आंखें चमकदार और सुंदर थीं। उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करते हुए शेन झाओझाओ ने तुरंत अपनी आंखों के कोनों को मोड़ लिया, उसकी मुस्कान और भी उज्जवल हो गई।
उसने उत्सुकता से एक और चम्मच अपने मुंह में डाला और तुरंत ही संतुष्टि से अपनी आंखें सिकोड़ लीं, एक संतुष्ट बिल्ली की तरह, जिससे उसका सिर थपथपाने का मन हुआ। शेंग चुई ने वास्तव में ऐसा ही किया, और जब तक उसे इसका एहसास हुआ तब तक उसका हाथ उसके सिर पर आ चुका था। शेन झाओझाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, पलकें झपकाईं और हैरान होकर उनकी ओर देखा। शेंग चुई को होश आया, उसने जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया और स्वाभाविक रूप से उससे कहा, चलो वापस चलते हैं। ओशेन झाओझाओ ने सावधानी से कटोरा पकड़ा और पीछे वाली सीट पर बैठ गई। तेज हवा के साथ उसने एक एक करके बर्फ के मीठे पकौड़े खाए और उसका मूड बहुत अच्छा हो गया। उसके मुंह के कोने की मुस्कान कभी गायब नहीं हुई। शेंग चुई ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों के चारों ओर की रेखाएं अनजाने में नरम पड़ गईं। 13 या 14 वर्ष की उम्र में यौवन के मध्य हार्मोनों का प्रवाह बढ़ जाता है। विशेषकर युवा लड़कियों के लिए यह उम्र कल्पनाओं से भरी हुई थी। स्कूल के नए दिल की धड़कन के रूप में शेंग चुई को हर दिन प्रेम पत्र मिलते थे। हालांकि उन्होंने कभी कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इससे लड़कियों का उत्साह कम नहीं हुआ। व्यक्तिगत रूप से प्रेम पत्र और स्वीकारोक्ति देने के अलावा कुछ लोगों ने अप्रत्यक्ष तरीका भी अपनाया। उस दिन शेन झाओझाओ को शौचालय से कक्षा में वापस आते समय रोका गया। तुम शेन झाओझाओ हो? क्या तुम शेंग चुई के करीब हो? लड़की ने उत्सुकता से उसकी ओर देखते हुए पूछा। शेन झाओझाओ ने सोचा कि लड़की मुसीबत मोल लेना चाहती है, लेकिन इसके बजाय लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और शर्म से पूछा, तो क्या तुम्हें पता है कि उसे कैसी लड़कियां पसंद हैं? क्या तुम मेरे लिए उसे ये दे सकती हो? बोलने के बाद शेन झाओझाओ के मना करने का इंतजार किए बिना उसने उसके हाथ में एक प्रेम पत्र थमा दिया। धन्यवाद, और कृपया इनका भी आनंद लीजिए। प्रेम पत्र के साथ पे की एक बोतल और नाश्ते का एक पैकेट भी था। लड़की ने सामान नीचे रख दिया और धुएं की तरह गायब हो गई। अरे, मैं शेन झाओझाओ ने सामान को पकड़ रखा था, बिना कुछ बोले। मना करने का तो सवाल ही नहीं। क्या तुम सचमुच उसे यह पत्र देने जा रही हो? उसके बगल में बैठी सांग यू ने उसके हाथ में रखे प्रेम पत्र को देखा और फिर उसकी ओर देखा। किसी कारणवश उसे यह महसूस हो रहा था कि यदि ये लड़की वास्तव में किसी अन्य के लिए ये काम करेगी तो कोई नाराज हो सकता है। शेन झाओझाओ भी अवाक रह गए। मैं और क्या कर सकता हूँ? अगर मैं इसे वापस भी करना चाहूँ तो मुझे पहले ये जानना होगा कि वह कौन है। लेकिन वह उस लड़की का नाम भी नहीं जानती थी। स्कूल इतना बड़ा होने के कारण वह हर किसी से पूछ तो नहीं सकती थी, है ना? चूंकि वह इसे वापस नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे कोई अच्छा काम करना चाहिए। वैसे भी वो तो बस एक प्रेम पत्र था। आखिरकार किसी न किसी को तो रोज ही ये पत्र मिलता ही है, एक कम या ज्यादा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे शायद कोई आपत्ति नहीं होगी। इस समय शेंग चुई और उसके सहपाठी कोर्ट पर बास्केटबॉल खेल रहे थे। शेन झाओझाओ ने सांग यू को सीधे बास्केटबॉल कोर्ट में खींच लिया। बास्केटबॉल कोर्ट के बाहर का क्षेत्र लोगों से घिरा हुआ था और उनमें से लगभग सभी लड़कियां थीं। क्या हमारे स्कूल की सभी लड़कियों को बास्केटबॉल इतना पसंद है? शेन झाओझाओ आश्चर्य से बोले बिना नहीं रह सके। सांग यू ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या यह एक आलंकारिक प्रश्न नहीं है? इन लोगों को बास्केटबॉल नहीं, बल्कि इसे खेलने वाले लोग पसंद हैं। उसे महसूस हुआ कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त में कुछ ढीठपन है। साफ शब्दों में कहें तो ये लोग यहाँ खेल देखने नहीं, बल्कि खिलाड़ियों को देखने आए थे। शेन झाओझाओ ने आंगन के बीचों बीच देखा, जहाँ एक युवक की ठंडी गोरी त्वचा दूसरों से बिल्कुल अलग अपनी गोरी त्वचा में दमकती हुई दिखाई दे रही थी। हालांकि उसकी आंखें और भौहें ऐसी थीं मानो उन्हें स्याही से रेखांकित किया गया हो, बेहद आकर्षक, खासकर उन छोटे बच्चों के झुंड में जो अभी बड़े नहीं हुए थे। शेन झाओझाओ को एहसास हुआ कि उसकी बचपन की दोस्त ने अनजाने में ही ऐसा आकर्षण दिखाना शुरू कर दिया था जो देश के लिए आपदा ला सकता था। हे भगवान, कौन जानता है कि भविष्य में कितनी युवा लड़कियां उसके लिए दिल तोड़ देंगी। शेन झाओझाओ और उसके दोस्त ठीक उसी समय वहां पहुंचे जब वे खेलना समाप्त कर आराम करने वाले थे। शेंग चुई ने जमीन से जैकेट उठाया, कक्षा में वापस जाने का इरादा किया जब उसने अनजाने में शेन झाओझाओ को बास्केटबॉल कोर्ट के बाहर खड़ा देखा और सीधे उसकी ओर चला गया। उसके हाथ में पेय पदार्थ देखकर युवक की आंखें और भौहें तुरंत नरम पड़ गईं और बिना पूछे उसने उसे उससे ले लिया। शेन झाओझाओ बोलने ही वाला था, लेकिन उसने पहले ही ढक्कन खोल दिया और पीना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, यह पानी उसे एक लड़की ने दिया था जो उसे पसंद करती थी, इसलिए ये जानकर कि उसने उसके द्वारा खरीदा गया पानी पिया है, शायद उस व्यक्ति को खुशी होगी। जैसे ही शेंग चुई ने ड्रिंक खत्म की और उसे वापस कक्षा में बुलाने ही वाला था कि उसकी नज़र उसके हाथ में गुलाबी लिफाफे पर पड़ी। उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए, उसकी खूबसूरत भौहें अनजाने में थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने पूछा, यह क्या है? ओह, ये अंदाज़ा लगाओ। शेन झाओझाओ ने प्रेम पत्र उसके सामने लहराया। शेंग चुई ने उसे सख्त नज़रों से देखा और कहा, शेन झाओझाओ, तुम्हारी उम्र में डेटिंग की इजाज़त नहीं है। ध्यान रखना, वरना मैं तुम्हारे माँ बाप को बता दूंगी। क्या बिल्ली है?
क्या उसने ये गलती से समझ लिया कि यह किसी लड़के की तरफ से है? शेन झाओझाओ ने उसकी तरफ आंखें घुमाईं और कहा, तुम क्या सोच रहे हो? यह मुझे एक लड़की ने तुम्हें देने के लिए दिया था, और वैसे तुमने जो ड्रिंक पी थी वह भी उसी की थी। शेंग चुई रुक गया। उसकी अभिव्यक्ति क्षण भर के लिए ऐसी दिख रही थी जैसे उसने एक मक्खी निगल ली हो, पहले से भी अधिक बदसूरत। उसकी निगाहें उस पर जटिल और क्रोधित थीं। आप किसी और के लिए प्रेम पत्र दे रही हैं? ऐसा नहीं है कि मैं इसे देना चाहती थी। उसने इसे मेरे हाथों में थमा दिया और भाग गई। शेन झाओझाओ ने समझाया, और फिर खुशी से स्नैक्स का एक पैकेट दिखाते हुए उसने कहा, वैसे उसने मुझे भी ये दिया। उसे क्या पता था कि यह सुनने के बाद शेंग चुई का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। शेन झाओझाओ, क्या एक पैकेट स्नैक्स ने तुम्हें रिश्वत दी? क्या वह उसकी नज़र में स्नैक्स के एक पैकेट से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था? क्या आप अगली बार ऐसी बेवकूफ़ी भरी हरकतें नहीं कर सकते? शेंग चुई की आवाज़ बहुत ठंडी थी और उनके आसपास हर कोई बस उत्साह की तलाश में था। शेन झाओझाओ को शर्मिंदगी महसूस हुई और कुछ हद तक उनके साथ अन्याय हुआ। वह इतने सारे लोगों के सामने उसे डांट रहा था कि उसके लिए अपनी इज्जत बचाना मुश्किल हो गया। मैं बिल्कुल ठीक था। तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने तो पहले ही बता दिया था, किसी और ने मेरे हाथ में थमा दिया था। शेन झाओझाओ ने प्रेम पत्र और स्नैक्स का थैला सीधे उसके हाथों में थमा दिया। चाहे तुम इसे चाहो या नहीं, अगर नहीं चाहो तो फेंक दो, लेकिन मुझ पर अपना गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? ये कहकर वह गुस्से से भरकर चली गई। ऐसा नहीं है कि उसने इसे अपनी मर्जी से लिया था। किसी और ने इसे उसके हाथों में थमा दिया था और भाग गया था। क्या उसे इसे यूं ही फेंक देना चाहिए था? वह उस पर अपना गुस्सा क्यों निकाल रहा था? ये पूरी तरह से चौंकाने वाला और अनुचित था। मैं बहुत गुस्से में हूँ। क्या तुम मुझे दोष दे सकते हो? मैं मदद करने की कोशिश कर रही थी और मैंने गलत मदद की। मुझे लगता है उस आदमी को कोई गलत दवाई लेनी होगी जो बिना किसी वाजिब वजह के इतना गुस्सा हो रहा है। अगर वो खूबसूरत है तो क्या हुआ? उसे ऐसे बिगाड़ा किसने? शेन झाओझाओ ने जब इसके बारे में सोचा तो उसका गुस्सा और अधिक बढ़ गया। वह अपनी शिकायतें व्यक्त करते हुए तेजी से चलने लगी। झाओझाओ, थोड़ा धीरे करो, मेरा इंतजार करो। सांग यूयू उसके पीछे पीछे चल रही थी, उसके साथ चलने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसके छोटे पैर प्रयास से लगभग धुआं उगल रहे थे। आह, मैं अभी भी बहुत गुस्से में हूँ। बस ये सोचना कि वे लड़कियां उसकी पीठ पीछे उस पर कैसे हंस रही होंगी, शेन झाओझाओ को ऐसा महसूस कराने के लिए पर्याप्त था जैसे वह ज्वालामुखी फटने को तैयार हो। सांग यूयू ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर झिझक भरी अभिव्यक्ति थी। अरे शेंग चुई, तू बेवकूफ़। शेंग चुई, इतने लोगों के सामने मुझे अपनी बात समझाने पर मजबूर कर रहा है और फिर तू मुझ पर झपट पड़ा। बेहतर होगा कि तू मुझसे फिर कभी बात ना करे, क्योंकि अगर मैंने फिर कभी तेरी बात पर ध्यान दिया तो मैं सुअर बन जाऊंगा। हवा में कई कठोर शब्द उगलने के बाद शेन झाओझाओ ने कई गहरी सांसें लीं, अंततः शांत हो गई और खुद से कहा कि गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, क्योंकि इससे किसी और को नहीं बल्कि खुद को ही नुकसान होगा। तुम सच में नहीं जानती कि वह क्यों गुस्सा हो गया, सांग यूयू ने आखिरकार अपनी दोस्त के शांत होने के बाद कहा। शेन झाओझाओ ने दांत पीसते हुए आक्रोश से जवाब दिया, मुझे लगता है कि वह बस बीमार है और यह बात हल्के में नहीं कही गई। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वह तुम्हें पसंद करता है? सांग यूयू ने हिचकिचाते हुए सुझाव दिया। दरअसल उसे कुछ समय से ऐसा ही लग रहा था। शेंग चुई स्पष्ट रूप से शेन झाओझाओ के साथ दूसरों से अलग व्यवहार करती थी। अभी कई लड़कियां उसे देख रही थीं, वह केवल शेन झाओझाओ से ही बात कर रहा था। शेन झाओझाओ ने उसका माथा टटोला और कहा, तुम्हें बुखार तो नहीं है? दिन दहाड़े ये क्या बकवास कर रही हो? हम बाएं दाएं हाथ जितने करीब हैं एक दूसरे से, तो हम खुद से भी ज्यादा परिचित हैं। एक दूसरे का हाथ थामना मानो अपना हाथ थामना हो। क्या तुम्हें लगता है कि वो मुझे पसंद कर सकता है? वह क्यों नहीं कर सकता? तुम दोनों साथ साथ पले बड़े हो, तुम्हारा रिश्ता दूसरों से ज्यादा गहरा है, उसका तुम्हें पसंद करना स्वाभाविक ही है, सांग यूयू ने तर्क दिया। जाहिर है ये स्वाभाविक नहीं है, शेन झाओझाओ ने दृढ़ता से कहा। क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डेट करोगी जिसने तुम्हें दांत पीसते, बिस्तर गीला करते और नींद में बातें करते देखा हो? और क्या तुमने यह नहीं देखा कि वह आमतौर पर मुझसे कितनी नफरत करता है? वह मुझे कैसे पसंद कर सकता है? तुम दोनों ने एक दूसरे को बिस्तर गीला करते देखा? सांग यूयू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। शेन झाओझाओ, बात ये नहीं है, मैं तो बस तुलना कर रहा हूँ। असल बात यह है कि हम एक दूसरे से बहुत परिचित हैं। मैं उसकी सारी खूबियाँ और कमज़ोरियाँ जानता हूँ और वो मेरी सारी पसंद नापसंद जानता है। हमारे बीच कोई राज नहीं है। तो क्या तुम्हें अब भी लगता है कि हम डेटिंग के लिए सही हैं? क्यों नहीं? क्या ये बढ़िया नहीं है? तुम दोनों एक दूसरे को जानने के दौर को छोड़कर सीधे शादी कर सकते हो। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की देखभाल करना, समान परवरिश और यादें साझा करना। क्या इससे अधिक मजबूत कोई रिश्ता था? यदि उसका ऐसा कोई बचपन का दोस्त होता तो वह उसे अपने पास रखने के लिए कुछ भी करती, किसी और को उसे छीनने नहीं देती।
मुख्य बात यह थी कि उसका छोटा दोस्त सुंदर और स्मार्ट था। वह इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी कि वह बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई। शेन झाओझाओ को नहीं पता था कि दूसरा व्यक्ति क्या सोचता है, लेकिन उसके लिए शेन चुई द्वारा उसे पसंद किए जाने की संभावना जिंग विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने की उसकी संभावनाओं से कम थी। वैसे भी उसके और मेरे बीच ये बिल्कुल असंभव है। उसने उसे खुद ये कहते सुना था कि वह उसे पसंद नहीं करता। सांग यूयू ने उसकी ओर देखा, उसका चेहरा दृढ़ विश्वास से भरा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह और क्या कहे। क्या ऐसा हो सकता है कि वह सचमुच बहुत ज्यादा सोच रही थी? उस लड़के ने खुद कहा था कि उसे कोई स्मार्ट और सुंदर लड़का पसंद है। उसकी नज़र में शेन झाओझाओ सिर्फ एक डमी थी, और जहां तक दिखने की बात है, हालांकि शेन झाओझाओ को लगता था कि वह ठीक है, फिर भी वह उसकी तुलना में खुद को कमतर महसूस करती थी। वह व्यक्ति हर दिन आईने में देखता था, उसके मानक निश्चित रूप से किसी और की तुलना में ऊंचे थे। उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए वह संभवतः उसकी नज़रों में सुंदर नहीं मानी जाएगी। इसलिए शेन झाओझाओ ने कभी इस संभावना पर विचार नहीं किया था कि शेंग चुई उसे पसंद कर सकता है। हालांकि सांग यूयू के शब्दों ने अभी भी उसके दिल में एक हल्की सी लहर छोड़ दी। शेन झाओझाओ सबसे पहले कक्षा में लौटे और उन्होंने पाया कि किसी समय शेंग चुई की मेज उपहारों और प्रेम पत्रों के ढेर से भर गई थी, यहाँ तक कि उनकी तरफ भी नहीं बख्शा गया था, गलती से कई लिफाफे भर दिए गए थे। शेन झाओझाओ ने उन सभी को बाहर निकाला और शेंग चुई के डेस्क के आधे हिस्से पर फेंक दिया। बल के कारण एक लिफाफा मेज के किनारे से फिसल गया। शेन झाओझाओ अनजाने में उसे उठाने के लिए नीचे झुकी, उसका हाथ अभी लिफाफे को छू ही रहा था कि उसने देखा कि उसके सामने एक जोड़ी पैर प्रकट हुए। उस व्यक्ति ने उसके जैसे ही जूते पहने हुए थे, इसलिए उसे यह जानने के लिए देखने की जरूरत नहीं पड़ी कि वह कौन था। शेन झाओझाओ ने लिफाफा उठाया, उस पर नजर डाले बिना उसने उसे सीधे दूसरे व्यक्ति की मेज पर फेंक दिया और उसके साथ ही उस व्यक्ति को घूरा। यद्यपि उसे प्रतिदिन बहुत सारे प्रेम पत्र प्राप्त होते थे, फिर भी सिर्फ इसलिए कि उसने किसी को प्रेम पत्र पहुंचाने में मदद की थी, उसने इतना बड़ा गुस्सा दिखाया। वह सचमुच उसे असहनीय पा रही होगी, वह जानबूझकर मुसीबत ढूंढ रही होगी। शेंग चुई की नज़र उसके चेहरे पर पड़ी, उसका मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा। हालांकि अनजाने में उसकी नज़र उस लिफाफे पर पड़ गई जो उसने अभी अभी उठाया था। उसकी आंखें गहरी हो गईं, उसे एक नज़र देखने के बाद उसने लिफाफे को बाकी चिट्ठियों के साथ अपने बैग में ठूंस लिया। शेन झाओझाओ को अंदर से आश्चर्य हुआ, पहले वह प्रेम पत्रों और उपहारों को सीधे कूड़ेदान में फेंक देता था। उन्हें अपने बैग में रखकर घर ले जाना निश्चित रूप से पहली बार था। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बार उसे प्रेम पत्र लिखने वालों में कोई ऐसा भी हो जिसे वह पसंद करता हो? क्या हो सकता है कि वह व्यक्ति भी अभी बास्केटबॉल कोर्ट पर ही था? क्या वह इसलिए नाराज था क्योंकि उसे डर था कि वह व्यक्ति उसे किसी और के लिए चिट्ठी देते हुए देख लेगा, इसलिए उसने उसे डांटा? शेन झाओझाओ को लगा कि शायद वह सच तक पहुंच गई है, अन्यथा ये समझाने का कोई तरीका नहीं था कि वह अचानक इतना क्रोधित क्यों हो गया। लेकिन ये याद करते हुए कि वह अभी भी उस पर गुस्सा थी, उसने बलपूर्वक अपने प्रश्न रोक लिए। शेंग चुई को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी एक हरकत के कारण उसने अपने मन में इतने सारे परिदृश्य गढ़ लिए थे। बाद में उसे उस पर चिल्लाने का पछतावा हुआ, लेकिन लड़की के व्यवहार के बारे में सोचकर उसका सीना इतना भारी हो गया कि उसने कुछ देर के लिए उसे नज़रअंदाज करने का फैसला किया ताकि वह खुद पर विचार कर सके। वे दोनों फिर से शीत युद्ध में थे। आसपास मौजूद हर कोई उनके बीच तनाव महसूस कर सकता था, विशेष रूप से शेंग चुई से निकलने वाली ठंडी आभा जो किसी को भी मौत के घाट उतार सकती थी, जिससे हर कोई ऊंची आवाज में बोलने से डर रहा था। जैसे ही स्कूल की घंटी बजी, शेन झाओझाओ बिना पीछे देखे अपना बैग लेकर चली गई। शेंग चुई ने अपने होठों को भींच लिया, एक क्षण के लिए उसकी पीछे हटती हुई आकृति को घूरता रहा, फिर अपना बैग उठाया और कक्षा से बाहर चला गया। क्या तुम दोनों के बीच अभी भी अच्छे संबंध नहीं हैं? सांग यूयू शेन झाओझाओ के बगल में चला गया और शेंग चुई की ओर देखते हुए पूछा, जो उसके पीछे आ रहा था। नहीं, यद्यपि वे अक्सर झगड़ते रहते थे, लेकिन वास्तव में एक दूसरे पर क्रोधित होना दुर्लभ था। अधिकांश समय वे एक दूसरे के आगे झुक जाते थे। शेन झाओझाओ को ठीक से याद नहीं था कि उनका आखिरी झगड़ा किस बारे में हुआ था, लेकिन इस बार वह सचमुच गुस्से में थी। भले ही यह वास्तव में उस लड़की के कारण था जिसे वह पसंद करता था, उसे इतने सारे लोगों के सामने उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहिए था। किसी भी स्थिति में यदि वह इस बार पहले उससे माफ़ी नहीं मांगता है, तो वह निश्चित रूप से अपनी पहल पर उससे बात नहीं करेगी। जब शेन झाओझाओ कक्षा से बाहर आई और अपनी बाइक लेने गईं, तो उन्होंने पाया कि दोनों टायर पूरी तरह से पिचक गए थे। किसी ने न सिर्फ उसके टायर पंक्चर कर दिए थे, बल्कि वाल्व कैप भी निकाल दिए थे। उसकी बाइक की सीट पर एक पोस्ट इट नोट भी पड़ा था। शेन झाओझाओ ने पोस्ट इट नोट फाड़कर देखा और देखा कि उस पर क्या लिखा था, शेंग चुई से दूर रहो वरना हम ये सुनिश्चित कर देंगे कि तुम इस स्कूल में नहीं रह पाओगे। ये स्पष्ट रूप से उकसावे की कार्रवाई थी। ये किसने किया?
पोस्ट इट नोट पकड़े हुए उसने चारों ओर देखा और चिल्लाए। सभी दर्शक केवल उत्साह देख रहे थे, लेकिन एक भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ा। शेंग चुई आगे बढ़े और पूछा, क्या हुआ? अपने काम से काम रखो। ये स्पष्टतः उनके नासमझ प्रशंसकों का काम था। पूर्व की घटनाओं के लिए शेंग चुई को दोषी ठहराना स्वाभाविक था। दोनों टायर पंक्चर होने के कारण वह अकेले बाइक को धक्का देकर घर नहीं ले जा सकती थी, और वह इस मामले को यूं ही टालने वाली नहीं थी। शेन झाओझाओ उस पोस्ट-इट नोट को सीधे स्कूल के सुरक्षा कार्यालय ले गए। सुरक्षा कार्यालय में शिक्षिका काम छोड़ने के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन शेन झाओझाओ की कहानी सुनने के बाद उन्होंने वादा किया कि वह कल सबसे पहले इस मामले की जांच करेंगी। सुरक्षा कार्यालय से बाहर निकलते हुए उसने देखा कि शेंग चुई अपनी बाइक के साथ प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहा था। उसे बाहर आते देख उसने उससे कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। शेन झाओझाओ ने ठंडे भाव से उसे नजरअंदाज कर दिया और सीधे स्कूल के गेट की ओर चल दिया। शेंग चुई की आंखों में एक छिपी हुई अस्पष्टता थी और उसके पतले होंठ थोड़े सिकुड़े हुए थे जब वह अपनी बाइक से उसके पीछे चल रहा था। रास्ते में फिर कोई नहीं बोला। शेन झाओझाओ का दिमाग उस व्यक्ति को ढूंढने में लगा हुआ था जिसने उसके टायरों की हवा निकाल दी थी। अगर उसे पता चल गया कि यह किसने किया है तो वह उसे आसानी से नहीं जाने देगी। अगले दिन शेन झाओझाओ एक स्वर अध्ययन सत्र में भाग ले रहे थे। उसने एक सहपाठी को उसे ढूंढने आते सुना। शेन झाओझाओ, सुरक्षा कार्यालय के शिक्षक चाहते हैं कि तुम यहाँ आओ। शेन झाओझाओ सुरक्षा कार्यालय में गईं, जहां पिछली शाम को मिले शिक्षक के अलावा काले फ्रेम वाले चश्मे वाले एक अन्य शिक्षक और 2 लड़कियां थीं। जब उन्होंने उसे अंदर आते देखा तो दोनों लड़कियों ने उसे घूरकर देखा। शेन झाओझाओ उन्हें नहीं जानता था, लेकिन पिछली रात के नोट से वह अनुमान लगा सकती थी कि उनमें से एक शेंग चुई का प्रशंसक होना चाहिए। जैसे ही सुरक्षा कार्यालय की शिक्षिका ने देखा कि सभी लोग आ गए हैं, उसने कहा, छात्र शेन झाओझाओ, हमने कल की घटना की जांच कर ली है। इन 2 छात्रों ने तुम्हारे टायरों की हवा निकाल दी, ये कहते हुए कि वे बस तुम्हारे साथ मजाक करना चाहते थे। शेन झाओझाओ को तुरंत पता चल गया कि वे इसे कम महत्व देना चाहते हैं। उसने तुरंत उनसे पूछा, क्या शिक्षक भी सोचते हैं कि यह सिर्फ एक मजाक था? उसके सवालिया लहजे का सामना करते हुए सुरक्षा कार्यालय की शिक्षिका को अचानक अपना संयम बनाए रखना मुश्किल हो गया और उन्होंने कठोर चेहरे से कहा, छात्र शेन झाओझाओ, देखो, ये तो बस एक छोटी सी समस्या है और इन दोनों छात्रों ने भी तुम्हारी बाइक ठीक करने में मदद करने का वादा किया है। मुझे लगता है कि हमें इसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। शेन झाओझाओ का जिद्दी गुस्सा भड़क उठा और उसने हिम्मत करके शिक्षक से कहा, तो शिक्षक की नज़र में शरारतें, धमकियां और यहाँ तक कि डराना धमकाना भी मामूली बातें हैं। तो अगर मैं जाकर बाकी सभी छात्रों के टायर पंक्चर कर दूं और फिर उन्हें ठीक कर दूं, तो क्या इसका मतलब सब ठीक हो गया? शिक्षक का गला रुंध गया और वे बोले, मेरा यह मतलब नहीं था, तो आप इसका समाधान कैसे करना चाहेंगे? शेन झाओझाओ ने दोनों लड़कियों की ओर देखा और कहा, मैं चाहता हूं कि वे पूरे स्कूल के सामने मुझसे माफ़ी मांगें। ये सुनकर दोनों लड़कियों ने तुरंत ऊपर देखा और शेन झाओझाओ को घूरते हुए कहा, असंभव, हम आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे। ये स्पष्ट था कि इन दोनों को आमतौर पर उनके परिवारों ने बिगाड़ दिया था। वे जो चाहते थे वही करते थे और सोचते थे कि गलती करना कोई गंभीर बात नहीं है। वह शेन झाओझाओ उन्हें खुश करने वाली नहीं थी। उसने उन दोनों की तरफ देखा तक नहीं, बल्कि सुरक्षा कार्यालय से शिक्षिका की ओर मुड़कर कहा, अगर स्कूल का यही रवैया है तो मुझे लगता है कि मुझे और कुछ नहीं कहना। चलो फिर पुलिस को बुलाते हैं। टायरों की हवा निकालना, धमकी भरे संदेश छोड़ना, ये तो स्कूल में बदमाशी ही मानी जाएगी, है ना? मुझे लगता है पुलिस को पता होगा कि इससे कैसे निपटना है। चूंकि स्कूल इसे ठीक से नहीं संभाल सकता था, इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने का समय आ गया था जो इसे संभाल सके। दोनों लड़कियों के चेहरों का रंग थोड़ा उतर गया, लेकिन कुछ सोचकर वे जल्दी से संभली और बोलीं, जाओ, अगर तुम चाहती हो तो जाओ, हमें नहीं लगता कि पुलिस हमारे साथ कुछ करेगी। बिल्कुल, हम तुमसे नहीं डरते, आखिरकार ये सिर्फ एक मजाक था और चूंकि वे अभी 14 साल के भी नहीं हुए थे, इसलिए पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें मौखिक चेतावनी ही दे सकती थी। वे बिल्कुल भी नहीं डरे थे। वे भले ही भयभीत न हुए हों, लेकिन सुरक्षा कार्यालय के शिक्षक का चेहरा अचानक कठोर हो गया। अब तक चुप बैठी महिला शिक्षिका ने भी अपना भाव बदला और बोली, शेन झाओझाओ, हम इस बारे में शांति से बात कर सकते हैं। मैं उनकी कक्षा की शिक्षिका हूं और यह सच है कि उन्होंने जो किया वह गलत था। मैं बाद में उन्हें ज़रूर कड़ी डांटूंगी। अगर उन्होंने सचमुच पुलिस को बुला लिया तो मामला बिगड़ जाएगा। अगर स्कूल में बदमाशी की अफवाहें फैल गईं तो अभिभावकों में दहशत फैल जाएगी और स्कूल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। यदि घटना इसलिए बढ़ गई क्योंकि उन्होंने इसे ठीक से नहीं संभाला था, तो प्रधानाचार्य निश्चित रूप से बाद में उन्हें जवाबदेह ठहराएंगे। सुरक्षा कार्यालय के शिक्षक, जिन्होंने शुरू में इस घटना को कमतर आंकने की योजना बनाई थी, ने भी अपना स्वर नरम करते हुए कहा,
शिक्षक ज़ेंग सही कह रहे हैं, स्कूल इस मामले को संभाल सकता है, पुलिस को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। निश्चिंत रहें, स्कूल इस मामले को गंभीरता से लेगा और आपको संतुष्ट करने का पूरा ध्यान रखेगा। हाँ, ज़ेंग कियान ने सहमति में सिर हिलाया। उनके कक्षा शिक्षक होने के नाते मैं भी अपने छात्रों का ठीक से प्रबंधन न कर पाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसी घटना दोबारा बिल्कुल नहीं होगी। हालांकि इसे स्कूल में बदमाशी कहना थोड़ा ज़्यादा गंभीर होगा, यह ज़्यादातर एक शरारत थी। बेशक, गलती तो गलती ही होती है और उनसे माफ़ी मांगना उचित है। फिर उसने दोनों परेशान करने वाली लड़कियों को गुस्से से घूरते हुए उनसे कहा, तुम दोनों को बाद में एक प्रतिबिंब लिखना होगा, और इसके अलावा सोमवार को स्कूल की बैठक के दौरान तुम्हें सभी छात्रों के सामने शेन झाओ से माफ़ी मांगनी होगी। चाची, लड़कियों में से एक क्रोधित होकर कुछ कहना चाहती थी, लेकिन ज़ेंग कियान ने उसे तीखी नज़रों से घूरते हुए कहा, चुप रहो, मैं तुम दोनों से बाद में निपट लूंगा। ये देखकर कि वह सचमुच गुस्से में है, लड़की ने अनिच्छा से मुंह बनाया और चुप रही। कार्यालय से बाहर निकलते समय दोनों लड़कियों ने शेन झाओ को धमकी दी, आप बस प्रतीक्षा करें, हम इसे ऐसे ही जाने नहीं देंगे। हाँ, तुम बस इंतज़ार करो, तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो? अचानक एक ठंडी आवाज़ सुनाई दी। शेंग चुई सुरक्षा कार्यालय के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने दोनों लड़कियों की सारी बातें सुन ली हों। लड़कियों के चेहरे तुरंत बदल गए। चुई, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। बिल्कुल, ये तो बस एक मजाक था, हमारा उसके साथ कुछ करने का कोई इरादा नहीं था। दोनों ने जल्दी से समझाया। वे शिक्षकों से नहीं डरते थे, माता पिता से नहीं डरते थे, लेकिन वे शेंग चुई की नज़रों में अपनी छवि खराब होने से डरते थे। क्षमा मांगना, शेंग चुई ने ठंडे स्वर में कहा। दोनों लड़कियों के चेहरे पर एक पल के लिए भाव थोड़े सख्त हो गए, फिर अनिच्छा से वे शेन झाओ की ओर मुड़ी और बोली, माफ़ करना। इतना कहने के बाद दोनों ने अपने निचले होंठ काटे, चुपके से शेंग चुई की ओर देखा और फिर शर्मिंदा होकर वहां से चली गईं। उनके जाने के बाद शेंग चुई ने शेन झाओ की ओर मुड़कर कहा, मुझे माफ़ करना। इस बार सारी परेशानी उसकी वजह से थी। क्या आप उनकी ओर से माफ़ी मांग रहे हैं? शेन झाओ ने पूछा। नहीं, मैं उनकी वजह से माफ़ी नहीं मांग रहा हूँ, बल्कि इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि मुझे कल इतने सारे लोगों के सामने तुम्हारे बारे में नहीं बोलना चाहिए था। मुझे माफ़ करना। जब तक तुम्हें पता है, लेकिन मैं उदार हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कहूँगा। एक रात के बाद शेन झाओ का गुस्सा लगभग गायब हो गया था, और उस व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से माफ़ी मांगते हुए सुनकर उसका बाकी गुस्सा भी गायब हो गया। अपने सामने खड़े व्यक्ति को देखते हुए और कल के अपने संदेहों को याद करते हुए वह खुद को रोक नहीं पाए और पूछा, शेंग चुई, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा है जिसे तुम पसंद करती हो? शेंग चुई एक पल के लिए लड़खड़ा गया, सहज रूप से उसकी ओर देखा और तुरंत जोर से इनकार नहीं किया। मैं जानता था। उसकी प्रतिक्रिया देखकर शेन झाओ ने इसे स्वीकारोक्ति समझा और उत्सुकता से पूछा, ये कौन है? क्या मैं इन्हें जानता हूँ? एक क्षण की स्तब्ध चुप्पी के बाद शेंग चुई जल्दी से अपने सामान्य अलग व्यवहार में लौट आया और उसकी ओर उदासीनता से देखते हुए बोला, नहीं, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। तुम्हारा कोई ज़रूर है, बस मुझे बता दो। मैं वादा करता हूं कि किसी और को नहीं बताऊंगा। शेन झाओ को उस पर यकीन नहीं हुआ। साफ था कि वह सच नहीं बोल रहा था। मैंने कहा था कि कोई नहीं है, मानो या न मानो। शेंग चुई उससे बात करने के लिए बहुत आलसी था, इसलिए उसने मुंह मोड़ लिया। तुम सच में मुझे नहीं बताओगे? शेन झाओ लगातार उसका पीछा करता रहा। ये देखकर कि वह नहीं बताएगा, उसने सीधे उसे धमकी दी, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं वापस जाऊंगी और चाची सुक्सिन को बता दूंगी कि तुम जल्दी डेटिंग कर रहे हो। शेंग चुई ने अवाक होकर उसकी ओर देखा। हम कितने बड़े हो गए हैं कि तुम अभी भी मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो? क्या तुम बचकानी हो या कुछ और? यह मेरा काम है। इसके अलावा किसी ने कल उसे धमकी दी थी कि वह जल्दी डेट पर न जाए, वरना वे उसके माता पिता को बता देंगे। ये तो वही मामला है जिसमें बर्तन वाले केतली को काला कह रहे हैं। शेंग चुई, शेन झाओ ने अपना पूरा नाम पुकारा। अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप पसंद करते हैं, तो क्या आप मुझसे दूर जाने लगेंगे? शेन झाओ ने कल खेल के मैदान पर उसके रवैये के बारे में सोचा कि वह दूसरों के साथ उससे बेहतर व्यवहार करता है और उसे बेवजह कड़वाहट महसूस हुई। शेंग चुई को पता नहीं था कि वह सारा दिन क्या सोचती रही। मैंने तुमसे कहा था कि कोई नहीं है। ये सब बकवास सोचना बंद करो और अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दो। ये देखते हुए कि वह इसे स्वीकार नहीं करेगा, शेन झाओ ने मामले को आगे नहीं बढ़ाया। आखिरकार भले ही वह अभी यह बात न कहे, लेकिन देर सवेर उसे पता चल ही जाएगा। जब दोनों कक्षा में लौटे तो सांग यू तुरंत उनके पास आया और पूछा, झाओ, क्या तुम ठीक हो? सुरक्षा विभाग के शिक्षक तुमसे क्या चाहते थे? जू सियान भी उसकी ओर देखने के लिए मुड़ा। कुछ नहीं हुआ, शेन झाओ ने कहा, कल रात किसी ने मेरे साथ मजाक किया और मेरी बाइक के टायरों की सारी हवा निकाल दी।
मैं बस सुरक्षा विभाग गया और उनसे इस बात की जांच करने में मदद करने को कहा कि यह किसने किया। क्या, कौन इतना दुष्ट होगा? सांग यूयू चौंक गया। हमारे स्कूल में ऐसे लोग हैं? क्या उन्हें वह व्यक्ति मिल गया है? शेन झाओझाओ ने सिर हिलाया। सांग यूयू, क्या स्कूल ने बताया है कि वे इसका समाधान कैसे करेंगे? शेन झाओझाओ, ऐसा लगता है कि स्कूल इसे छोटा मुद्दा बनाना चाहता है। ये सुनकर सांग यूयू ने भौहें चढ़ाईं और अपने बचाव में गुस्से से कहा, स्कूल ऐसा कैसे हो सकता है? तुम सच में इसे जाने देने के लिए तैयार नहीं थी, है ना? नहीं, शेन झाओझाओ ने कहा, मैंने उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। तुमने सही किया, इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ा जाना चाहिए। संग यूयू ने गुस्से से भरकर अपनी मुट्ठी भींच ली। मुझसे पूछो तो सिर्फ माफी मांगना उनके लिए बहुत नरमी है। इस तरह के दुर्भावनापूर्ण कृत्य के लिए पूरे स्कूल में उनकी आलोचना होनी चाहिए और उन्हें अनुशासनात्मक जांच में रखा जाना चाहिए। शेन झाओझाओ ने आंटी संबोधन और उनके आत्मविश्वासपूर्ण व्यवहार के बारे में सोचते हुए ये जान लिया कि अनुशासनात्मक कार्रवाई की संभावना शायद नहीं थी। हालांकि उन्हें सबक सिखाना फिर भी अच्छा होगा। कम से कम इससे उन्हें ये तो पता चल जाएगा कि उसके साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं है। इसके अलावा सबके सामने उनसे माफ़ी मांगना उनके लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई से भी अधिक असहज हो सकता है। सांग यूयू ने यह देखकर कि उसे ज़्यादा परवाह नहीं है, इस विषय पर आगे बात नहीं की और इसके बजाय कुछ और बात छेड़ दी। वैसे 11वीं तारीख जल्द ही आ रही है, क्या हम साथ में बाहर चलें? ज़रूर। बाहर जाने का जिक्र आते ही शेन झाओझाओ ने तुरंत स्वीकृति में अपने हाथ और पैर उठा लिए। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मुझे भी शामिल कर। लोलू शू ने भी पीछे वाली पंक्ति से आवाज़ लगाई। ठीक है, हम साथ चलेंगे। मनोरंजन पार्क कैसा रहेगा? सांग यूयू ने सुझाव दिया। सुनने में तो अच्छा लगता है, मैं भी शामिल। मुझे भी इससे कोई परेशानी नहीं है, मैं बहुत समय से मनोरंजन पार्क नहीं गया हूँ। लेकिन क्या 11 तारीख को बहुत भीड़ नहीं होगी? शू सियान ने 11 तारीख के दौरान यात्रा के चरम के बारे में सोचा और निश्चित रूप से बहुत सारे लोग होंगे। सांग यूयू, तो हम या तो 4 तारीख चुनेंगे या 5 तारीख, उन दिनों कम लोग होने चाहिए। शुरुआती दिनों की बात करें तो हम कैंपिंग कर सकते हैं और बारबेक्यू कर सकते हैं। मुझे एक बढ़िया कैंपसाइट पता है। बहुत बढ़िया, घर पहुंचकर माँ से पूछूंगा, जू सियान ने कहा। लू शू ने कहा, मुझे अपने पिता से भी पूछना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मुख्य मुद्दा अपने पिता से पैसे प्राप्त करना था। यही और मेरे बीच कोई समस्या नहीं है। शेन झाओझाओ को कोई आपत्ति नहीं थी। उनके माता पिता उनके प्रति काफ़ी उदार थे। वे छुट्टियों के दौरान उनके सहपाठियों के साथ बाहर जाने का विरोध नहीं करते थे। तो फिर ये तय हो गया। मैं बाद में आप सभी को एक विस्तृत योजना भेजूंगा, सांग यूयू ने उत्साह से कहा। इस समय लू शू शेंग चुई की ओर मुड़ा। चुई, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या तुम हमारे साथ बाहर जाने की योजना नहीं बना रही हो? नहीं, वह जा रहा है, शेन झाओझाओ ने शेंग चुई को तुरंत उत्तर दिया। सांग यूयो और शू सियान पहले से ही उनके बातचीत करने के तरीके के आदी थे। जब तक शेन झाओझाओ आसपास थे, शेंग चुई भी जरूर वहां होंगे। जबकि लू शू ने दोनों को चिढ़ाते हुए देखा। शेन झाओझाओ, शेंग चुई के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? तुम उसके लिए फैसले कैसे ले सकते हो? उसकी। सांग यूयो ने शेन झाओझाओ और फिर शेंग चुई की ओर देखा, मुस्कुराया और आंख मारी। जैसे ही वह बोलने वाली थी, शेन झाओझाओ ने उसका मुंह ढककर उसे चुप करा दिया। इस डर से कि कहीं लड़की कुछ चौंकाने वाली बात न कह दे, शेन झाओझाओ ने तुरंत जवाब दिया, हम बेशक सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। अच्छे दोस्त हैं? बेशक, और क्या हो सकता है? शेन झाओझाओ ने जवाब दिया। लू शू ने उन दोनों की ओर देखा। कुछ क्षण के लिए वह किसी अन्य बात पर बहस करने में असमर्थ रहा। उन्हें बस यही महसूस हुआ कि उनका रिश्ता साधारण नहीं था। 11 तारीख को एक साथ बाहर जाने के बारे में बात करने के बाद सांग यूयू ने शेन झाओझाओ को अपने साथ शौचालय में ले जाने के लिए खींच लिया। जब वे कक्षा से बाहर निकले तो सांग यूयू ने पूछा, झाओझाओ, तुमने अभी मेरा मुंह क्यों ढक दिया? क्या मैं बस इस बात से चिंतित नहीं था कि तुम कुछ बोल दोगे? क्या बोल दिया? बस वह वास्तव में नहीं जानती थी कि वह उस समय क्या सोच रही थी, लेकिन लड़की के चेहरे पर शरारती मुस्कान देखकर उसने सहज ही ऐसा कर दिया। ऐसा लगा जैसे सांग यूयू को अचानक कुछ एहसास हुआ और उसने उसे घूरते हुए कहा, तुमने नहीं सोचा था कि मैं कहूंगा कि तुम उसकी छोटी पत्नी हो, है ना? शेन झाओझाओ के चेहरे पर बेचैनी की झलक दिखाई दी। नहीं, हालांकि उसने इनकार किया, लेकिन उसके स्वर में आत्मविश्वास की कमी साफ दिखाई दे रही थी। नहीं, शेन झाओझाओ ने इससे इनकार किया, लेकिन ये स्पष्ट था कि उनमें आत्मविश्वास की कमी थी। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि यूयू ने यी के बारे में कुछ कहा था कि वह उसे पसंद करती है, जिससे उसका सामान्य रूप से स्पष्ट दिमाग गड़बड़ा गया। इससे ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ छिपाने लायक बात है। हालांकि मुझे लगता है कि यी को शायद कोई पसंद है, लेकिन वह व्यक्ति मैं नहीं हूँ। सचमुच? सांग यूयू तुरंत ही उत्सुक हो गई, उसकी गपशप करने की लालसा जागृत हो गई।
इसके बाद शेन झाओ झाओ ने खेल मैदान के दृश्य के बारे में अपने अनुमान उनके साथ साझा किए। सुनने के बाद सांग यूयू ने कहा, अब जब तुमने जिक्र किया है तो ये मुमकिन लगता है। फिर उसने शेन झाओ झाओ की तरफ देखा, लेकिन तुम्हारे अलावा मैंने उसे किसी और के साथ खास व्यवहार करते नहीं देखा। तुम समझ नहीं रही हो, यही हमेशा से ऐसा ही रहा है। वो कभी नहीं बताता कि उसे क्या पसंद है, और अगर उसे कोई पसंद भी आ जाए तो वो उसे अपने दिल में छुपा लेता है और जाहिर नहीं करता। लेकिन कोई बात नहीं, मैं देर सवेर पता लगा ही लूंगा कि वो इंसान कौन है। सांग यूयो ने उसकी ओर देखा और पूछा, अगर वह सचमुच किसी को पसंद करता है तो तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं होगी। वह सचमुच जानने को उत्सुक थी कि अगर शेंग चुई सचमुच किसी और के प्यार में पड़ गया तो दोनों के बीच क्या होगा। शेन झाओ झाओ, किस बात से परेशान? भूल जाओ, इस लड़की को अभी तक होश नहीं आया है। सोमवार आ गया और क्लास खत्म होने के बाद सांग यूयू थोड़ी देर के लिए बाहर गई। वापस आकर उसने शेन झाओ झाओ को खींचते हुए कहा, झाओ झाओ सुना, लिन्ना और यांग यू दोनों आज स्कूल नहीं आईं। लिन्ना और यांग यू वे लड़कियां थीं जिन्होंने पहले ही उसके टायरों से हवा निकाल दी थी और उसके लिए चेतावनी नोट छोड़ दिया था। ये जानने के बाद कि शेन झाओ झाओ को धमकाया जा रहा है, सांग यूयू विशेष रूप से 2 लड़कियों के नाम जानने के लिए दूसरी कक्षा में गए। वह आज उन्हें सार्वजनिक रूप से शेन झाओ झाओ से माफ़ी मांगते हुए देखने के लिए उत्सुक थी। अप्रत्याशित रूप से दोनों का स्कूल नहीं आए। क्या ऐसा हो सकता है कि वे जानबूझकर माफ़ी मांगने से बचने के लिए नहीं आए? ये सुनकर जू सियान ने अपना सिर उठाया और अनुमान लगाया। सांग यूयू ने नाक भान से कुड़ी, क्या ये साफ नहीं है? बिल्कुल, शायद उन्हें लगता है कि अगर वे आज इसे टाल देंगे तो मामला भुला दिया जाएगा। वे अभी भाग सकते हैं, लेकिन वे हमेशा के लिए छिप नहीं सकते। अगर उनकी हिम्मत है तो उन्हें कभी स्कूल वापस न आने दें। जू सियान ने शेन झाओ झाओ की दिशा में देखा, निश्चित रूप से स्कूल इसे जाने नहीं देगा, है ना? उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना? क्या स्कूल उनके साथ पक्षपात करना चाहता है? सांग यूयू ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन मैंने सुना है कि उनकी क्लास टीचर लिन्ना की चाची हैं, इसलिए ये सचमुच संभव हो सकता है। शेन झाओ झाओ, कोई बात नहीं, कार और नोट अब भी मेरे पास हैं। अगर बात बिगड़ी तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। उसे स्कूल पर भरोसा नहीं था, लेकिन पुलिस पर भरोसा था। ठीक है, हम उन्हें आसानी से नहीं छोड़ सकते। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें वो सबक मिले जिसके वे हकदार हैं, वरना भविष्य में वे इससे भी बुरा कुछ कर सकते हैं। सांग यूयू ने अपनी मुट्ठी भींचकर झाओ झाओ का हौसला बढ़ाया। जब वे बात कर रहे थे, उन्होंने देखा कि कैतियान कक्षा में प्रवेश कर रही है। उसकी निगाहें भीड़ पर घूम रही थीं और फिर उसने शेन झाओ झाओ की ओर आवाज लगाई, शेन झाओ झाओ, आपको शिक्षक के साथ प्रिंसिपल के कार्यालय में आना होगा। ये सुनकर सभी ने शेन झाओ झाओ की दिशा में देखने के लिए अपना सिर उठाया। शेन झाओ झाओ ने पलकें झपकाईं, यह अनुमान लगाते हुए कि यह अभी भी पिछले मुद्दे के बारे में था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि प्रिंसिपल उसे क्यों देखना चाहेंगे। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, शेन चुई ने उससे कहा। फिर वह सक्रिय रूप से खड़ा हुआ और कैतियान की ओर देखा। गुरुजी, मैं उसके साथ चलूंगा। कोई ज़रूरत नहीं, तुम सब अपना पाठ जारी रखो। यहाँ एक शिक्षक हैं, शिक्षक झाओ झाओ के साथ वहाँ जाएंगे। बाद में शिक्षिका को बताया गया कि उसके ही छात्र को धमकाया गया था। पहले तो उसने सोचा था कि अगर बच्चे खुद ही मामला सुलझा लेंगे तो वह दखल नहीं देगी, लेकिन प्रिंसिपल ने उसे बताया कि दूसरे पक्ष के माता पिता आ गए हैं और उसे प्रिंसिपल के ऑफिस में किसी को साथ लाने को कहा गया। कक्षा से बाहर निकलते हुए कैतियान ने शेन झाओ झाओ की ओर देखा और कहा, शिक्षक को सब पता चल गया है। इस बार दूसरे पक्ष के माता पिता आपसे मिलना चाहते हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और आपको दूसरे पक्ष की बातों की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने विचारों पर अड़े रहें। निश्चिंत रहें, मैं आपके साथ हूँ। वैसे क्या आप अपने माता पिता को भी फ़ोन करना चाहते हैं? शेन झाओ झाओ ने सिर हिलाया, कोई ज़रूरत नहीं टीचर, मैं इसे खुद संभाल सकती हूँ। मेरे माता पिता को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ शिक्षक भी हैं, मैं अपनी कक्षा के छात्रों को बाहरी लोगों द्वारा परेशान नहीं होने दूंगा। कैतियान ने उसे शांत किया। धन्यवाद शिक्षक, शेन झाओ झाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। कैतियान भी अपने सामने खड़ी खूबसूरत जवान लड़की को देखकर मुस्कुराए और बोली, चलो, प्रिंसिपल अभी भी इंतजार कर रही हैं। प्रिंसिपल के कार्यालय में कैतियान ने शेन झाओ झाओ को अंदर ले जाया। प्रधानाचार्य, मैं हमारी कक्षा के एक छात्र शेन झाओ झाओ को लाया हूँ। प्रिंसिपल, जो थोड़े मोटे अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे, ने शेन झाओ झाओ की तरफ देखा और फिर ऑफिस में मौजूद एक अनजान महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, शेन झाओ झाओ, यह ऐसी ही बात है। यह महिला लिन्ना की माँ है और वह आपसे मिलना चाहती है। आप शेन झाओ झाओ हैं? एक महिला जो भव्य परिधान और नाजुक मेकअप में थी, ने शेन झाओ झाओ को नापते हुए कहा, मैं लिन्ना की माँ हूँ। मैंने पिछली घटना के बारे में सब सुन लिया है। खैर युवती, हम आपको एक नई बाइक और उसके ऊपर कुछ पैसे देकर मुआवजा देंगे।
चलो मामला निपट गया, आपकी क्या राय है? ये सुनकर कैतियान ने अनजाने में अपनी भौहें सिकोड़ ली और बोलने ही वाली थी कि उसने प्रिंसिपल को ये कहते सुना, टीचर कहे, क्या आप मुझे बाद में होने वाली मीटिंग के लिए एक दस्तावेज ढूंढने में मदद कर सकती हैं? मुझे वह नहीं मिल रहा है, हालांकि मुझे याद है कि वह यहीं था। कैतियान को तुरंत एहसास हो गया कि वह नहीं चाहता था कि वह हस्तक्षेप करे। जाओ जाओ, कोई बात नहीं, आप जो भी मन में है कह सकते हैं। उसने प्रिंसिपल के लिए दस्तावेज ढूंढने से पहले शेन झाओ झाओ को प्रोत्साहित किया। शेन झाओ झाओ ने सिर हिलाया और फिर उस महिला की ओर मुड़ा जो लिन्ना की मां होने का दावा कर रही थी। आंटी, उसने कहा, मुझे नई बाइक या आपका मुआवजा नहीं चाहिए। मैं बस चाहती हूं कि वे मुझसे माफी मांग लें, बस। औरत ने भौहें सिकोड़ते हुए उसे डांटा, क्या बात है बच्ची, हम तो तुम्हें एक नई बाइक देने पर सहमत हो चुके हैं, फिर भी तुम उसे क्यों नहीं छोड़ रही हो? अच्छा, अपने माता पिता को बुला लो, मैं उनसे बात करूंगी। शेन झाओ झाओ सीधे खड़े हो गए, न तो चापलूसी से न ही दबंगई से। आंटी, अपनी गलतियों के लिए माफी मांगना मेरे माता पिता ने मुझे बचपन से सिखाया है। अगर लिन्ना ने कुछ गलत किया है तो उसे माफी मांगनी चाहिए। आपको उसे बचाना नहीं चाहिए, यह उसके लिए अच्छा नहीं है। मुझे क्या करना है ये बताना तुम्हारा काम नहीं है। महिला का चेहरा तुरंत ही कुछ भद्दा हो गया। ऐसा मत सोचिए कि वह ये नहीं बता सकती थी कि यह लड़की ये दर्शा रही थी कि उसने अपने बच्चे को अच्छी तरह से नहीं पढ़ाया है। शेन झाओ झाओ को अडिग देखकर उस महिला ने उससे ज्यादा कुछ कहने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि प्रिंसिपल हुआंग पर दबाव बनाने लगी। प्रिंसिपल हुआंग, देखिए, ये तो बस एक मामूली बात है, इतनी गंभीर सार्वजनिक माफी की कोई जरूरत नहीं है। आप जानते ही हैं कि इस उम्र में बच्चों का आत्मसम्मान कितना मजबूत होता है। हमारे बच्चे ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। अगर इसकी वजह से कुछ हो गया तो क्या आपका स्कूल उसकी जिम्मेदारी ले सकता है? प्रिंसिपल हुआंग ने भौहें सिकोड़ ली। श्रीमती लिन से निपटना काफी मुश्किल था और उनके पति स्थानीय स्तर पर एक जाने माने उद्यमी थे। उन्होंने सुना था कि शिक्षा विभाग में उनके अच्छे संबंध हैं और निजी तौर पर वह उन्हें नाराज नहीं करना चाहते थे। इसलिए वह शेन झाओ झाओ की ओर देखे बिना नहीं रह सका। शेन झाओ झाओ, लिन्ना और यांग्यू दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। क्या हम सार्वजनिक रूप से माफी मांगना छोड़ दें? निजी तौर पर माफी मांगना आपको कैसा लगेगा? लिन्ना की मां ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह प्रिंसिपल के सुझाव से संतुष्ट नहीं थी। जैसे ही वह कुछ कहने वाली थी, उसने शेन झाओ झाओ को अडिग निश्चय के साथ बोलते सुना, प्राचार्य, मैं असहमत हूं। प्रिंसिपल की अभिव्यक्ति कठोर हो गई और लिन्ना की मां की अभिव्यक्ति भी गंभीर हो गई। शिक्षक कहे, क्या आप कृपया उसे मनाने की कोशिश कर सकते हैं? प्रिंसिपल ने कैतियान की ओर रुख किया। कैतियान को ये पसंद नहीं आया कि वे एक युवा लड़की को किस तरह से परेशान कर रहे थे, लेकिन वह उनसे खुलकर सामना नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने पूछा, झाओ झाओ, क्या तुम उन्हें माफ करने को तैयार हो? शेन झाओ झाओ ने कहा, मैं उन्हें माफ करने को तैयार हूं, लेकिन उन्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। ये देखकर कि वह माफी मांगने पर अड़ी हुई है, लिन्ना की मां ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, बच्ची, तू इतनी जिद्दी क्यों है? बात तो छोटी सी है, फिर भी तू उस पर अड़ी हुई है। अगर तेरी वजह से हमारी नानी को कोई गंभीर चोट लग गई तो क्या तू खुद को संभाल पाएगी? शेन झाओ झाओ का रवैया दृढ़ रहा और वह दूसरे पक्ष के रुख से भयभीत नहीं हुई। उसने कहा, आंटी, मैं भले ही छोटी हूं, पर मुझे पता है कि अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर रोने धोने और हंगामा करने से चीजें आसानी से सुलझ जाती तो उसे अपनी गलती का कभी एहसास ही नहीं होता। कैतियान को लगा कि उसने बहुत अच्छी बात कही। हालांकि उसे पता था कि इससे माता पिता नाराज हो सकते हैं और प्रिंसिपल नाराज हो सकती हैं, फिर भी उसने कहा, लिन्ना की मां, मुझे लगता है कि छात्रा झाओ झाओ सही कह रही है। लिन्ना ने कुछ गलत किया है और उसका माफी मांगना उचित है। माता पिता होने के नाते आपको अपने बच्चे का सही मार्गदर्शन करना चाहिए, उसे अच्छी दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, न कि आंख मूंद कर उसका बचाव करना चाहिए। इससे बच्चे का ही नुकसान होगा। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं, टीचर? लिन्ना की मां ने असंतुष्ट भाव से उसकी ओर देखा और शेन झाओ झाओ के प्रति अपने गुस्से को उस पर उतारते हुए कहा, हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, उन्हें गलतियां करने का मौका मिलना चाहिए। आप इतनी छोटी सी बात पर हमारे बच्चे को बुरा कैसे कह सकती हैं? बेशक, अगर हमारे बच्चे ने कुछ गलत किया है तो मैं उसे जरूर अच्छी शिक्षा दूंगी, लेकिन अब हमें इस मुद्दे को सुलझाने की जरूरत है, न कि झगड़े को और बढ़ाने की। अगर आप समझाने में मदद नहीं कर रही हैं तो आग में घी क्यों डाल रही हैं? अब मुझे समझ आ गया, आप जैसे शिक्षकों की वजह से ही ऐसे नासमझ छात्रों को पढ़ाया जाता है। टीचर कहे, अभी कुछ मत बोलिए, अभिभावक और इस छात्र को आपस में बातचीत करने दीजिए। प्रिंसिपल ने भी कैतियान को नाराजगी से देखा। वह उसे छात्रा को समझाने में मदद करने के लिए लाया था, न कि छात्रा के तर्क का समर्थन करने के लिए। कैतियान ने अपने होंठ भींच लिए। उसे प्रिंसिपल का मामला संभालने का तरीका पसंद नहीं आया। जैसे ही वह कुछ कहने वाली थी, शेन झाओ झाओ ने उसकी आस्तीन खींच ली।
वह घूमकर शेन झाओझाओ को असमंजस से देखने लगी। शेन झाओझाओ जानती थी कि वह उसकी ओर से बोलना चाहती थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि कैतियान उसकी वजह से प्रिंसिपल को नाराज करे। शेन झाओझाओ ने उसकी तरफ सिर हिलाया, फिर प्रिंसिपल की तरफ मुंह करके कहा, प्रिंसिपल, मुझे और कुछ नहीं कहना है। पहले ही तय हो गया था कि अगर वे दोनों सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांग लें तो मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। लेकिन चूंकि लिन्ना और यांग यू अब माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि इसे पुलिस को ही सौंप दिया जाए। ये सुनकर प्रिंसिपल की भौहें तन गईं। सच कहें तो इस छोटे से मामले में पुलिस के हस्तक्षेप की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसके अलावा वह बात को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताना चाहता था। आखिरकार उसने उस औरत की तरफ देखा और कहा, लिन्ना की माँ, क्यों न हम शेन झाओझाओ के सुझाव के मुताबिक चलें और दोनों बच्चों से माफ़ी मांग लें। ये सुनकर लिन्ना की माँ का चेहरा उदास और असंतुष्ट हो गया। प्रधानाचार्य, क्या मैंने साफ साफ नहीं कहा? इस बात का हमारी बच्ची पर बहुत बुरा असर पड़ा है। वो घर से बाहर भी नहीं निकलेगी, खाना नहीं खाएगी, पढ़ाई नहीं करेगी। अगर आप उस पर दबाव डालते रहेंगे तो क्या होगा अगर वो कोई बेवजह का कदम उठा ले? फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? और तुम बच्चे। लिन्ना की माँ ने प्रिंसिपल से बात करने के बाद शेन झाओझाओ को घूरते हुए कहा, मैं इस बारे में तुमसे बात नहीं करूंगी, मैं सीधे तुम्हारे माता पिता से इस बारे में बात करूंगी। मुझे अपने माता पिता का फ़ोन नंबर दो। आंटी, मैंने अभी तक अपने माता पिता को इस बारे में नहीं बताया है। क्या आप वाकई उन्हें बताना चाहती हैं? जैसे आप अपनी बेटी से प्यार करती हैं, वैसे ही मेरे माता पिता मुझसे भी उतना ही प्यार करते हैं। आपको क्या लगता है, अगर उन्हें पता चले कि उनकी बेटी को स्कूल में धमकाया जा रहा है तो वे क्या करेंगे? वैसे भी मैं यहाँ पीड़ित हूँ और मेरी सहमति के बिना चाहे आप किसी को भी बुलाएं, सब बेकार है। उसके माता पिता बहुत मेहनत करते थे और ऐसे तुच्छ मुद्दों पर अपना समय बर्बाद करना ज़रूरी नहीं था। महिला का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसकी हालत तो इससे भी बदतर हो गई जैसे उसने कोई मक्खी निगल ली हो। पढ़ाई खत्म करने के बाद शेन झाओझाओ ने प्रिंसिपल को प्रणाम किया। प्रिंसिपल, मैं अब कक्षा में वापस जाऊंगी। यह कहने के बाद वह मुड़ी और दरवाजे की ओर चली गई। कैतियान ने फिर लिन्ना की माँ को याद दिलाया, लिन्ना की माँ, जरा सोच लो। अगर तुम पुलिस को बुलाओगी तो तुम्हारी बच्ची को भी अच्छा नहीं लगेगा। बाकी बच्चे उसे कैसे देखेंगे? जरा ठहरिए। अंततः परेशान दिख रही महिला ने शेन झाओझाओ को रोक दिया। हम क्षमा चाहते हैं। ये कहते हुए उसने लगभग अपने दांत पीस लिए। समाप्त करने के बाद वह शेन झाओझाओ और कैतियान को घूरना नहीं भूली। कैतियान ने अपने शरीर से शेन झाओझाओ को ढक लिया, जिससे दूसरे का दृश्य अवरुद्ध हो गया, और पूछा, क्या आप जानते हैं कि लिन्ना कब स्कूल लौटने की योजना बना रही है? कल मैं उससे माफ़ी मांग लूंगी, महिला ने गंभीरता से कहा। कैतियान, तो मैं अब झाओझाओ को वापस कक्षा में ले जाऊंगा। जैसे ही वे कार्यालय से बाहर निकले, शेन झाओझाओ ने कैतियान से पूछा, गुरुजी, क्या मैंने कुछ गलत किया है? नहीं, कैतियान ने उसके सिर पर थपथपाया, तुमने बहुत अच्छा किया, अभी तो तुम बहुत बहादुर थी। हमने अपने लिए खड़े होकर कुछ भी गलत नहीं किया। कुछ लोग जो गलत करते हैं उनमें अपनी गलतियां मानने की हिम्मत भी नहीं होती। गलत तो वही हैं। हम शेन झाओझाओ इन शब्दों को सुनकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। ठीक है, चलो वापस कक्षा में चलते हैं। कैतियान मुस्कुराया और उसके कंधे पर थपथपाया। शेन झाओझाओ ने उसकी ओर सिर हिलाया और फिर अपनी कक्षा की ओर चल दिया। उसे जाते देख कैतियान ने सोचा कि यह बात उसके माता पिता से छिपाई नहीं जानी चाहिए। आखिरकार उसने झाओझाओ के माता पिता को फ़ोन करके उन्हें स्थिति समझाने का फैसला किया। ये सुनकर कि उनकी बेटी को परेशान किया जा रहा है, डैडी झाओझाओ ने तुरंत स्कूल आने और अपनी बेटी का समर्थन करने की अपनी मंशा जाहिर की। कैतियान को उसे शांत करने में कुछ प्रयास करना पड़ा। प्रिंसिपल के कार्यालय में शेन झाओझाओ के प्रदर्शन के बारे में सुनने के बाद उन्होंने गर्व से कहा, बिल्कुल मेरी बेटी शेन मो की तरह उनके परिवार की परंपरा स्पष्ट थी। वे कुछ भी बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन उनके साथ अन्याय नहीं किया जा सकता था। इस संबंध में लड़की ने बहुत अच्छा काम किया था। इस बीच लिन्ना की मां प्रिंसिपल के कार्यालय से बाहर निकली और सीधे स्कूल के गेट पर खड़ी एक काली सेडान की ओर चली गईं। कार के अंदर पिछली सीट पर लिन्ना बैठी थी। अपनी मां को स्कूल से बाहर आते देख उसने तुरंत पूछा, मां, कैसा रहा? क्या वह लड़की आगे नहीं बढ़ने के लिए राजी हो गई? नहीं, उस लड़की ने तुमसे माफ़ी मांगने पर जोर दिया था, लिन्ना की मां ने गुस्से से कहा। शुरू में उन्हें लगा था कि एक छोटी लड़की से निपटना आसान है, लेकिन वह बहुत मुश्किल निकली। तो हमें क्या करना चाहिए? लिन्ना ने अचानक परेशान होकर कहा। लिन्ना की मां ने अपनी बेटी को कठोर चेहरे से देखा और कहा, हम क्या कर सकते हैं? हम वही करेंगे जो वह कहेगी। क्या? लिन्ना का चेहरा तुरंत बदल गया और उसने जोर से विरोध किया, मैं नहीं चाहती मां, क्या आपने नहीं कहा था कि आप उसे मना लेंगी कि वो ऐसा ना करे? फिर भी मैं माफ़ी क्यों मांगूं? बस, क्या तुम खुद को और भी शर्मिंदा करना चाहती हो?
लिन्ना की माँ चिल्लाए, अगर तुम्हारी मूर्खता मुझे हमेशा परेशान न करती तो मुझे किसी जवान लड़की के आगे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बस बात बन गई। और अब से स्कूल में तमीज़ से काम लेना और अपने पापा और मुझे परेशान करना बंद कर देना। लिन्ना ने अपने होंठ जोर से काटे, उसकी आंखों में गहरी नाराजगी और अनिच्छा झलक रही थी। शेन झाओझाओ, बस आप प्रतीक्षा करें। झाओझाओ, कैसा रहा? प्रिंसिपल ने तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं दी है ना? नहीं। शेन झाओझाओ ने सिर हिलाया। और टीचर कई कई ने भी मेरे लिए आवाज़ उठाए। शिक्षक कई कई। सांग यूयू क्षण भर के लिए उलझन में पड़ गया। शेन झाओझाओ, वह हमारे क्लास सलाहकार कई तियान हैं। तभी सांग यूयो को एहसास हुआ, तुम उसे कई कई क्यों कहते हो? क्या सब उसे टीचर तियान तियान नहीं कहते? खैर, ये दिखाने के लिए कि वह मेरे दिल में एक विशेष स्थान रखती है, मैंने उसे एक ऐसा उपनाम देने का फैसला किया जो मेरे लिए अद्वितीय है, शेन झाओझाओ ने गर्व से कहा। कोई सोचेगा कि वह दुनिया को अपने प्रेमी के बारे में बता रही है। पास में खड़े शेंग चुई ने जब ये सुना तो वह उसकी ओर देखे बिना नहीं रह सका। लगता है तुम्हें वो सचमुच पसंद है। कोई चारा नहीं, मुझे भी उसे टीचर कई कई कहना शुरू करना पड़ेगा। हा, कितना प्यारा लग रहा है। सांग यूयू की बात पूरी होने से पहले ही वो जोर से हंस पड़ी। ठीक है, चूंकि तुम मेरी अच्छी दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हें उसे मेरे साथ ऐसा कहने दूंगी। मैं तुम्हें बता दूं कि अभी अभी प्रिंसिपल के दबाव के बावजूद वह मेरे साथ खड़ी रही। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। मैं अपनी टीचर को लाड़ प्यार दूंगा। शेंग चुई ने उसे एक हल्की सी नज़र से देखा और सहजता से उसे याद दिलाया, अगर मुझे ठीक से याद है तो तुमने अब तक अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा 80 अंक हासिल किए थे। शायद तुम्हें उसे लाड़ प्यार करने से पहले अपने अंग्रेजी के ग्रेड बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। शेन झाओझाओ का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। क्या वह एक बार के लिए मूड खराब करने वाली टिप्पणियों को छोड़ नहीं सकते? उसने गुस्से से कहा, हो सकता है कि मैंने अपने उच्चतम स्कोर पर केवल 80 अंक ही बनाए हों, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं केवल 80 ही ला सकती हूँ। बस तुम रुको, अगली बार मैं इससे ज़रूर ज़्यादा अंक लाऊंगी। उसने पहले ज़्यादा कोशिश नहीं की थी, लेकिन अगर वह कोशिश करती तो निश्चित रूप से 80 से ज़्यादा अंक लाती। सांग यूयो ने राहत भरी नज़र से कहा, अब मुझे सचमुच विश्वास हो गया है कि आप सचमुच हमारे शिक्षक कई कई को पसंद करते हैं। क्यों? आखिरी व्यक्ति जिसने आपको कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार किया वह थी चुई। इस लड़की ने पहले कड़ी मेहनत से पढ़ाई की थी ताकि वह शेंग चुई के साथ एक ही कक्षा में रह सके, लेकिन कक्षाएं निर्धारित होने के बाद वह अपने पुराने तरीकों पर वापस लौट आए। अब वह वास्तव में नए वर्ग सलाहकार के लिए फिर से कड़ी मेहनत शुरू करने की इच्छा का संकेत दे रही थी। इसका अर्थ था कि नए वर्ग सलाहकार का उसके दिल में चुई के समान दर्जा था। एक को वह 1 दशक से भी ज्यादा समय से जानती थी और दूसरे को 1 महीने से भी कम समय से। अगर यह सच्चा प्यार नहीं होता तो इसका कोई मतलब नहीं होता। सांग यूयो के शब्दों को सुनकर शेंग चुई का दिल थोड़ा सा धड़क उठा। उसने आश्चर्य और जिज्ञासा के मिश्रण से शेन झाओझाओ को देखा, लेकिन उसने इसे अच्छी तरह से छिपा लिया और किसी ने उसकी अभिव्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया। कक्षा के बाद शेंग चुई ने शेन झाओझाओ की अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए सांग यूयू से पूछा, उस आखिरी व्यक्ति का उल्लेख करने से आपका क्या मतलब था जिसने उसे कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार किया था? तुम्हें पता नहीं था? सांग यूयो ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या तुमने गौर नहीं किया कि पिछले साल झाओझाओ अचानक बहुत मेहनती हो गई थी? उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह फ्रेशमैन क्लास के असाइनमेंट के दौरान तुम्हारी ही क्लास में रहना चाहती थी। ये सुनकर शेंग चुई एक क्षण के लिए रुक गया, उसके होंठ थोड़े से मुड़ गए, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाला। तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? शेन झाओझाओ वापस आया और लापरवाही से पूछा। कुछ नहीं, शेंग चुई ने सांग यूयू के सामने कहा, अपने बैग से दही की एक बोतल निकाली और उसे दे दी। मेरे लिए? शेन झाओझाओ ने खुशी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम अचानक इतने अच्छे क्यों हो गए? शेंग चुई, यदि आप इसे नहीं चाहते हैं तो इसे वापस दे दें। किसने कहा कि मुझे यह नहीं चाहिए? शेन झाओझाओ ने जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया। शेंग चुई ने फिर सांग यूयू को एक और बोतल दी। कुछ हद तक खुश होकर सांग यूयू ने शेन झाओझाओ को एक विचारशील नज़र से देखा और जानबूझकर मुस्कुराया। सुबह सुबह मुखबिर सांग यूयू ने नई जानकारी प्रसारित करना शुरू कर दिया। मैंने अभी अभी लिन्ना और यांग यू को स्कूल आते देखा है। इन दोनों ने आखिरकार छिपना बंद कर दिया है। क्या तुम्हें लगता है कि वे बाद में तुमसे माफ़ी मांगने आएंगे? मुझे नहीं पता। हालांकि शेन झाओझाओ के लिए यह उनके लिए आखिरी मौका था। अगर वे माफ़ी न मांगने पर अड़े रहे तो वह सचमुच पुलिस बुला लेगी। पुलिस को बुलाने से वास्तव में उन पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कम से कम इससे सभी को पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या किया है और वे किस तरह से लोगों को धमकाते हैं। शायद शेन झाओझाओ के दृढ़ रवैये के कारण उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा और लिन्ना और यांग यू ने अंततः माफ़ी मांगी।
लेकिन ये साप्ताहिक बैठक के दौरान नहीं हुआ, बल्कि यह शेन झाओ झाओ की कक्षा में लोगों के सामने हुआ। माफ़ करना, लिन्ना ज़्यादा इच्छुक नहीं दिख रही थी और उसकी माफ़ी दांत पीसते हुए लग रही थी। हालांकि यांग यू का रवैया थोड़ा बेहतर था। शेन झाओ झाओ, हमें आपके टायरों की हवा नहीं निकालनी चाहिए थी और न ही आपको धमकाना चाहिए था। हम जानते हैं कि हम गलत थे। क्या आप हमें माफ़ कर सकते हैं? शेन झाओ झाओ, मैं स्वीकार करती हूँ, लेकिन मैं माफ़ नहीं करती। ऐसा मत सोचिए कि वह ये नहीं देख सकी कि वे वास्तव में माफ़ी नहीं मांगना चाहते थे। ये केवल हताशा के कारण था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे भी उनका उन्हें माफ़ करने का कोई इरादा नहीं था। लिन्ना वास्तव में उस पर झपटना और उसे फाड़ देना चाहती थी, लेकिन अपनी माँ द्वारा दी गई चेतावनी को याद करते हुए उसने अंततः ऐसा नहीं किया। दांत पीसते हुए उसने कहा, जैसा आप चाहते थे, हम पहले ही माफ़ी मांग चुके हैं। चलो इस मामले को यहीं ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इसे आगे नहीं बढ़ाएंगे। इतना कहकर वह गुस्से में कक्षा से बाहर चली गई। स्रोत NOG0C0 पर अपडेट किया गया। यांग यू ने शेन झाओ झाओ की ओर देखा, फिर वह भी चली गई। इसके साथ ही मामला अस्थायी रूप से सुलझ गया। जल्द ही अक्टूबर की छुट्टियां आ गईं। ये सुनकर कि दोनों सहपाठियों के साथ कैंपिंग और बारबेक्यू करने जा रहे हैं, न केवल उनके माता पिता ने इसका विरोध नहीं किया, बल्कि किन सुक्सिन ने उनके लिए विशेष रूप से भोजन भी तैयार किया। सभा स्थल पर सभी ने शेन झाओ झाओ की पीठ पर विशाल बैग देखा और खुद को पूछने से नहीं रोक पाए, झाओ झाओ, तुम क्या लाए हो? इतना बड़ा बैग क्यों? वे सभी हल्के सामान के साथ यात्रा करते थे। चूंकि शिविर स्थल पर सब कुछ उपलब्ध था, इसलिए उन्हें केवल अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने या किराए पर लेने की ज़रूरत थी। शेन झाओ झाओ ने घमंड भरे लहजे में कहा, ये फल, स्नैक्स और पेस्ट्री हैं जो विशेष रूप से आंटी सुक्सिन ने हम सभी के लिए तैयार किए हैं। बहुत सारी स्वादिष्ट चीज़ें हैं और आंटी सुक्सिन ने खुद इन्हें तैयार किया है। आप लोगों के लिए यह एक दावत है। ये सुनकर कि यह भोजन है और उन्हें इसमें हिस्सा मिलेगा, सभी ने उसके बैग पर नज़र डालना शुरू कर दिया और कहा, वाह, श्रीमती शेन बहुत अच्छी हैं, है ना? काश मेरी माँ मेरे प्रति इतनी अच्छी होती। आप ये क्यों नहीं पूछते कि क्या श्रीमती शेन को अभी भी एक बेटे की ज़रूरत है? बेशक, आंटी सुक्सिन दुनिया की सबसे बेहतरीन इंसान हैं। सभी को एक साथ आंटी सुक्सिन की प्रशंसा करते हुए सुनकर शेन झाओ झाओ गर्व से मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। ऐसा लग रहा था जैसे ये प्रशंसाएं उसके लिए थीं। उफ, हम चुई की माँ की तारीफ कर रहे हैं। तुम चुई से ज़्यादा खुश क्यों लग रही हो? सांग यू यू ने उसे घूर कर देखा। उसकी माँ मेरी माँ जैसी है, सब एक जैसा है। शेन झाओ झाओ को ये कहते हुए शर्म आ रही थी कि जब वह छोटी थी, तब भी वह चाहती थी कि आंटी सुक्सिन उसकी माँ बने। वह इसी वजह से शेंग चुई की छोटी पत्नी भी बनना चाहती थी। सांग यू यू, क्या आपका रिश्ता उस स्तर तक पहुंच गया है? क्या? सांग यू यू ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर उसकी माँ भी तुम्हारी माँ है, तो तुम दोनों क्या हो? शेन झाओ झाओ, भाई बहन। बात तो सही है।